हेलो टू बी डॉक्टर्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 1 ऑफ बायोलॉजी, दैट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हम लोगों ने पूरा क्लास 11 की बायोलॉजी पढ़ी। अभी तक हम लोगों ने जो सोचा था कि बायोलॉजी का डेफिनेशन चेंज हो जाएगा, आई होप वो आप लोग के लिए चेंज हो गया। हमने सिंपली बायोलॉजी को एक स्टोरी की तरह पढ़ा है। कैसी स्टोरी? किसकी स्टोरी? ये याद है? बिल्कुल याद होगा। हम बने, तुम बने की स्टोरी। आज हम लोग क्लास 11 की बायोलॉजी को नहीं रिवाइज कर रहे बच्चों, ठीक है? अब क्योंकि क्लास 12 स्टार्ट हो रहा है, फ्रेश स्टार्ट करेंगे। तो बायोलॉजी किसकी स्टोरी थी? हम बने, तुम बने की स्टोरी थी। मैम आपने क्लास 11 में बहुत कुछ पढ़ाया कि हम बने तुम बने वाली स्टोरी के बारे में, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ाया कि हम कैसे बने। ये बात तो सच है, मैंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ाया, मैंने लिविंग प्रोसेस के बारे में पढ़ाया, लेकिन हम लोग कैसे बने ये तो पढ़ाया ही नहीं। अंदर की सारी चीजें बता दी। हम कैसे बने? बाय द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चों? अपने जैसा इंडिविजुअल बनाना, अपने जैसा प्रोजेनी बनाना। हम अपने मम्मी पापा के क्या है? प्रोजेनी। हमारा बच्चा हमारा क्या होगा? प्रोजेनी। तो अपने जैसी प्रोजेनी बनाना, अपने जैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। अब कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग अपने बारे में पढ़ने से पहले हमेशा जो हमें खाना दे रहा है उसको वैल्यू देते हैं, दैट इज क्या? उसके बारे में पढ़िए। वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है ये जानना पहले ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसका रिप्रोडक्टिव यूनिट हम लोगों ने चैप्टर 5 में ही पढ़ा था कि वो फ्लावर होता है। फ्लावर। और जो प्लांट फ्लावर देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स। ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है। फ्लावर का रोल कहाँ पे है? कैसे वैलेंटाइंस डे के रोज डे में फ्लावर का रोल है? नहीं। तुम्हें हैप्पीनेस शो करना हो तुम फ्लावर दोगे, तुम्हें लव शो करना हो तब फ्लावर दोगे, ग्रीव शो करना हो तब फ्लावर दोगे, एक्साइटमेंट शो करना है तब फ्लावर दोगे। फ्लावर हर काइंड ऑफ इमोशन के लिए इंपॉर्टेंट। तो आज हम लोग कैसे रिप्रोडक्शन होता है इन फ्लावरिंग प्लांट्स में वो पढ़ने वाले हैं। अब ये स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा चैप्टर 5 में हम लोग चलते हैं और फ्लावर का जो बेसिक स्ट्रक्चर था ये रिवाइज करते हैं। तो फ्लावर क्या था बच्चों? हमें पता है एक मॉडिफाइड शूट थी, क्योंकि यहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो फ्लावर के चार पार्ट थे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोजियम एंड गाइनोजियम। ये हमें याद है। बाहर क्या था? कैलिक्स आउटर मोस्ट, उस जिसको हम लोग सेपल्स बोल रहे थे। और अंदर क्या था? कोरोला, जिसको हम लोग पेटल्स बोल रहे थे, एफ पी। और फिर इसके अंदर क्या आता है? दो, एक reproductive organs, that is androgium and gynoecium. एंड्रोजियम क्या चीज से बना था? स्टेमन। और गाइनोजियम कार्पल। हम सबको पता है एंड्रोजियम के दो ही पार्ट होते हैं, एक बड़ा सा स्टॉक लाइक फिलामेंट और ऊपर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जिसको हम लोग एंथर बोलते हैं। और हर लोब में दो चैम्बर और उस चैम्बर के अंदर पोलन सैक, पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन्स, और यही पोलन ग्रेन्स तुम्हारा मेल गैमेटोफाइट होता है। अब आते हैं गाइनोशियम में। गाइनोशियम का नाम हमने कार्पेल बोला था, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसका भी तीन पार्ट हमने पढ़ा था। क्या क्या पार्ट था? एक ऊपर इलोंगेटेड ट्यूब थी जिसका नाम था स्टिग्मा, नहीं स्टाइल, स्टाइल के ऊपर थी स्टिग्मा। और यही स्टिग्मा क्या ले रही है? पोलन ग्रेन्स ले रही है। और नीचे एक जो इनलार्ज्ड बेसल पार्ट था उसको हम लोगों ने क्या बोला? ओवरी। और इसी ओवरी में ओव्यूल अटैच्ड होगा किससे? प्लेसेंटा से। तो स्टेमन का स्ट्रक्चर समझ आ गया।
और कार्पल का स्ट्रक्चर समझ आ गया। अब इसी कार्पल में हमें ये भी याद रखना है एपोकार्पस जब कार्पल फ्री होगा माइशेलिया में, और सिनकार्पस जब वो फ्यूज्ड होगा मस्टर्ड में। अब ये एक कार्पल भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अब जब फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या होगा, ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा और ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। बस इतना सा एक बेसिक चीज हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो हम लोग अब धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। पहले मेल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करेंगे, कैसे पोलन ग्रेन्स बनता है। फिर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे जाएंगे, फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रायो सैक कैसे बनता है। फिर अल्टीमेटली ओव्यूल से सीड कैसे बना और ओवरी से फ्रूट कैसे बना, इसके बारे में चर्चा चलेगी। तो पहले फर्टिलाइजेशन के पहले कैसे तुम्हारा मेल गैमेटोफाइट बन रहा है, कैसे फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन जब ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो जाइगोट फिर एम्ब्रियो ये कैसे बन रहा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लाइन टू लाइन हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी में बच्चों ये वाली एक फ्लावर की डायग्राम दी गई है। हमें पता है सबसे बाहर क्या होता है, सेपल्स होते हैं। ये सेपल्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स। ये दिख गया हमें फ्लावर का स्ट्रक्चर। उसके अंदर क्या था, कोरोला। कोरोला क्या होती है, पेटल्स। डू यू लव मी, डू यू लव मी नॉट, जिससे हम लोग खेलते हैं, दैट इज पेटल्स। पेटल्स के बाद क्या आता है, दैट इज तुम्हारा एंड्रोजियम जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जिसमें ऊपर एंथर होता है और नीचे फिलामेंट, दैट इज ये वाला स्ट्रक्चर। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो ऊपर रिसीव कर रहा है पोलन ग्रेन को, दैट इज स्टिग्मा। elongated tube is tied and enlarged basal part is ovary in which ovule is attached to placenta। ठीक है, अब पहले हम लोग मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। ठीक है, दैट इज हम लोग स्टेमन के बारे में पढ़ेंगे, स्टेमन के अंदर कैसे मेल गैमेटोफाइट बनते हैं। सबसे पहले तुमको ये याद रखना है, स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यहीं पे मेल गैमेटोफाइट बनेगा। मेल गैमेटोफाइट और कुछ नहीं, पोलन ग्रेन होता है। तो स्टेमन के अंदर पहले बनेगा माइक्रोस्पोरेंजिया, और ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर फिर बनेगा पोलन ग्रेन। ये सीक्वेंस चलेगी, इसको हमको याद रखना है। सिंपली स्टेमन हमें पता है एक फिलामेंट होगी, एक लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होगी, और इसका प्रोक्सिमल एंड देखो किससे, या तो थैलेमस से अटैच होगा या तो पेटल ऑफ द फ्लावर से अटैच होगा। ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बच्चों स्टेमन की, दैट इज नथिंग बट द एंथर। हमने वहां भी पढ़ा था, यहां भी लिखा है बायलोब्ड है। ठीक है, दो लोब है और हर लोब में दो थीका है। ईच लोब हैविंग टू थीका, तो डाइथीकस। अब इसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखो तो तुम्हें एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर जो है वो नजर आएगा, और हर कॉर्नर पे क्या होगा, एक थीका। और इसके अंदर क्या होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट टू कॉर्नर्स, टू इन ईच लोब। तो एक माइक्रोस्पोरेंजिया, एक माइक्रोस्पोरेंजिया, एक माइक्रोस्पोरेंजिया और एक माइक्रोस्पोरेंजिया। यही माइक्रोस्पोरेंजिया मिल करके क्या बनेंगे, पोलन सैक, और इसी पोलन सैक के अंदर क्या बनेगा, पोलन ग्रेन्स। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, एंथर जो था वो बाइलोब स्ट्रक्चर था, बाइलोब स्ट्रक्चर और डायथीकस था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, जब हम लोग इसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखे तो एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिखा, जिसमें हर जो लोब थी, हर लोब में दो थीके थे, और सबके पास एक एक क्या था, अपना अपना माइक्रोस्पोरेंजिया, जो कि पोलन सैक बना करके पोलन ग्रेन्स स्टोर करेगा। ठीक है, अब इनके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा दिखता है बच्चों, तो ट्रांसवर्स सेक्शन में देख रहे हैं। देखो सर्कुलर आउटलाइन का दिख रहा है माइक्रोस्पोरेंजिया। इनके ना चार वॉल लेयर होते हैं, दैट इज एपिडर्मिस, इंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड द टैपेटम, जो सबसे अंदर वाला पार्ट है। क्या क्या बोला, सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर इंडोथीशियम, फिर मिडल वाला लेयर, और सबसे अंदर टैपेटम। कोई भी चीज बाहर है, स्किन बाहर है, क्या काम है स्किन जो बाहर है उसका, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की। और यही डेहिसेंस ऑफ एंथर में काम करता है ताकि वो पोलन को रिलीज कर सके।
तो बाहर में प्रोटेक्शन मिल गया, अंदर खाना भी तो बनाओ, अंदर जो स्टमक है वो क्या करता है, खाना बनाता है, स्किन प्रोटेक्शन देता है। तो वैसे आउटर टीम लेयर क्या कर रही है, खाना बना नहीं, प्रोटेक्शन दे रही है। और अंदर वाली जो टैपेटम है वो क्या देगी, वो खाना देगी, किसको, मेल गैमेटोफाइट को, मतलब पोलन ग्रेन्स को। अब इसके जो सेल्स हैं वो डेंस साइटोप्लाज्म के बने हैं और उसमें एक से भी ज्यादा न्यूक्लियस है, ये याद रखना है। अब एंथर जब यंग होता है तो जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर। अगेन ये देखो, यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होता है। और जैसे जैसे एंथर का डेवलपमेंट होता है, वही स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर जो सेल्स है उसी का मियोटिक डिवीजन होगा और वही माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगा। देखो, हर जो माइक्रोस्पोरेंजिया था उसके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा और वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगा। और हर माइक्रोस्पोर जो होगा वो एक पोटेंशियल पोलेन होगा, या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं एक माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी, जो कि सराउंडेड होगी किससे, एक कैलोज वॉल से। ये एनसीईआरटी में ये कैलोज वॉल के बारे में नहीं लिखा है बट आपको याद है। तो ये जो पोलन मदर सेल थी उससे थ्रू मियोसिस, इसको हम लोगों ने क्या बोला, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। समझ आई बात। अब क्या होगा, जैसे जैसे एंथर मैच्योर करेगा, डिहाइड्रेट करेगा, ये माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और वही पोलन ग्रेन बनाएंगे। तो हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, जो कि फिर रिलीज होते हैं। इसको एक बेसिक स्ट्रक्चर में तुम देखो। सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हमारे पास, यहां तक पढ़ते फिर हम लोग पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर को रिवाइज करेंगे। हमारे पास था एक स्टेमन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था और इसको मेल गैमेटोफाइट बनाना है, मतलब इसको पोलन ग्रेन बनाना है। उसके पहले ये माइक्रोस्पोरेंजिया बनाएगा और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पोलन सैक्स में पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये बेसिक चीज यहां तक हमें समझ आई। अब ये स्टेमन के पास क्या था बच्चों, एक फिलामेंट थी और एक बाइलोब स्ट्रक्चर एंथर था। ये बाइलोब्ड था और हर लोब में इसके पास दो थीका थे। ठीक है, और जब इसको लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन में देखा तो ये हमें ऐसा टेट्रागोनल स्ट्रक्चर नजर आया, जिसमें हर जो थीका थी उसमें अपना अपना माइक्रो स्पोरेंजिया बना। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये बच्चे कैसे है, जब इसको ट्रांसफर सेक्शन में देखो तो ये सर्कुलर वैसे ही यही वाले स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। बाहर तीन लेयर है, एपिडर्मिस, इंडोथीशियम, मिडल लेयर, और अंदर वाली लेयर को बोल रहे हैं टैपेटम। ये इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, ये इसको खाना प्रोवाइड करेगी। अब जब ये यंग है तो इसके अंदर एक सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, यही सेल्स का मियोटिक डिवीजन होता है और यही सेल्स क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं। तो ये जो सेल्स है ये हर सेल एक पोटेंशियल पोलन है और हर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर्स में कन्वर्ट हो रहा है। और इन सेल्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल। तो ये जो पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है थ्रू मियोसिस, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब यही माइक्रोस्पोर क्या करेगा, पोलन ग्रेन बनाएगा। ठीक है, यहां तक हम लोगों का क्लियर होगा। और हर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर्स, मतलब थाउजेंड ऑफ पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं। ये पोलन ग्रेन्स क्या थे, मेल गैमेटोफाइट। कैसा स्ट्रक्चर है देखो, इसका स्फेरिकल गोल गोल दिख रहे हैं, 25 टू 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर होते हैं। इनका दो लेयर स्ट्रक्चर होती है, एक बाहर की साइड एक्साइन लेयर होता है और अंदर की साइड इसके इंटाइन होता है। एग्जाइम बाहर वाली लेयर इतनी हार्ड है, इतनी हार्ड क्यों, क्योंकि स्पोरोपोलिनिन है। इतनी हार्ड कि इसको प्रिजर्व भी करके रख सकते हैं एज फॉसिल। प्लांट्स में फॉसिल के फॉर्म में किसको रख रहे हैं, पोलन ग्रेन्स। क्या एनिमल किंगडम का कोई लिविंग फॉसिल का एग्जांपल बताएगा आर्थ्रोपोड्स में से। आर्थ्रोपोड्स इतने साल तक जिंदा क्यों था, क्योंकि उनके पास एक क्रैब है, वो क्रैब एक किंग है। क्या नाम था, किंग क्रैब, लिम्यूलस किंग थे ना, जो कि एज अ लिविंग फॉसिल बहुत सालों साल तक जिंदा थे। इसलिए आर्थ्रोपोड्स वाली जो फैमिली है वो अभी तक डिस्ट्रॉय खत्म नहीं हुई है, डिस्ट्रॉय नहीं।
ठीक है, तो प्लांट्स का फॉसिल और एनिमल्स का फॉसिल याद हो गया। एक और जगह हमने पढ़ा था, सिलिका लेयर प्रेजेंट थी और वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता था सालों साल तक। किसको याद है? डाई एटम्स। वेरी गुड। अब ये रेजिस्टेंट है, ठीक है, इसकी वजह से ये हाई टेम्परेचर हो चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड्स और अल्कलीज हो, ये सरवाइव कर जाएगा, कोई एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अब लेकिन कुछ तो होना चाहिए भैया, इसमें कहीं से तो कुछ रास्ता दो, क्योंकि इतनी हार्ड होगी, हम लोग बाहर का एयर ये सब कैसे जाएगा? तो हम लोगों ने इसको एक ओपनिंग दे दी जिसका नाम था जर्म पोर, जहां पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अंदर वाली लेयर पे जो कि सिंपल सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी है। अब सही बात है, हर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। अब यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट है। हमने पोलन ग्रेन को बोल दिया स्फेरिकल, दो लेयर्ड स्ट्रक्चर बोल दी, लेकिन पोलन ग्रेन दो लेयर्ड भी है, पोलन ग्रेन के पास दो सेल्स भी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, एकदम ध्यान से सुनना। एक बड़ी वाली वेजिटेटिव सेल होगी और एक छोटी वाली इसके पास जनरेटिव सेल होगी। जो बड़ी वाली वेजिटेटिव सेल है वो फूड को स्टोर करेगी, खाना स्टोर करेगी, और इसलिए इसके पास ऐसे ही इरेग्युलरली शेप्ड बड़ा सा न्यूक्लियस है। लेकिन वही जो बच्चों जनरेटिव सेल होगा वो छोटू सा होगा, फ्लोट कर रहा होगा, स्पिंडल शेप का होगा, और डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होगा। छोटू सा है, स्पिंडल शेप का है, वो बड़ा सा है, इरेगुलरली शेप न्यूक्लियस है। ये खाना को स्टोर कर रहा है। और जनरेटिव सेल क्या करेगी? जनरेट, वेजिटेटिव नाम से ही लग रहा है, वेजिटेशन, वेजिटेबल, खाना खाना दिमाग में आ रहा है। जनरेटिव क्या करेगा? जनरेट करेगा। किसको जनरेट करेगा? मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट तो पहले से था, मेल गैमेट्स। कैसे? 60% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसमें पोलन ग्रेन्स यही वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल में रिलीज हो जाता है, मतलब ये बिना मेल गैमेट के बने ये रिलीज होकर के स्टिग्मा में चला गया, और उसके बाद वहां पर जाकर के वो कन्वर्ट हुआ मेल गैमेट्स में। लेकिन कुछ ऐसे भी 40% स्पीसीज है जिसमें जनरेटिव सेल माइटोटिकली दो मेल गैमेट में बिफोर पोलन ग्रेन्स शेड वो कन्वर्ट हो जाता है, और उसको थ्री सेल्ड स्टेज बोलते हैं। तो यहां तक हमें समझ आया था कि हमें स्टेमन बनाना है, माइक्रोस्पोरेंजिया उसके अंदर पोलन ग्रेन्स, बायलोब स्ट्रक्चर, डायथीकल स्ट्रक्चर, और जब इसको हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन में देखा तो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। हमें पता है इसके बाहर तीन लेयर्स प्रोटेक्शन देगी, अंदर वाली टैपेटम इसको नरिशमेंट देगी, और इसके पास जब यंग है तो एक सेल्स ऑफ टिश्यू है जिसको हम लोग स्पोरोजेनस टिश्यू बोल रहे हैं, जिसका हर सेल एक पोटेंशियल पोलेन मदर सेल है, और वही माइक्रोस्पोर्स बनाएगा, और वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगा थ्रू मियोसिस, जिसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। अब यही माइक्रोस्पोर्स पोलन ग्रेन बना रहा है जो कि कैसा है? एक डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है, जिसके बाहर एक एक्साइन की लेयर है और उसके अंदर एक इंटाइन की लेयर है। अब ये जो एक्साइन है वो बच्चों किसका बना है? स्पोरोपोलिनिन का बना है, जिसकी वजह से इसको कोई खत्म नहीं कर पा रहा, और इंटाइन वाली जो लेयर है वो बच्चों अपनी सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके पास दो सेल है, एक बड़ी सी इरेगुलर शेप न्यूक्लियस वाली वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव मतलब वेजिटेबल मतलब ये खाना स्टोर करेगी, और एक छोटी सी सेल जनरेटिव सेल जो जनरेट करेगी मेल गैमेट को। ये बिफोर रिलीज भी मेल गैमेट प्रोड्यूस कर सकती है और नहीं। अगर बिफोर रिलीज ये मेल गैमेट प्रोड्यूस करती है तो क्या होगा? ये जनरेटिव सेल दो मेल गैमेट्स में डिवाइड हो जाएगी एट थ्री सेल्ड स्टेज। और जब ऐसा नहीं होगा और वो सिर्फ वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल के फॉर्म में जाएगी, मतलब वो रिलीज किस फॉर्म में हो रही है? टू सेल्ड स्टेज। क्लियर? अब ये पोलन ग्रेन के बारे में थोड़ा सा मुझे बताओ कि पोलन ना, हमने सुना है कि पोलन से बहुत सारे एरियाज में एलर्जी होती है, बहुत सारे पेशेंट्स को सूट नहीं करता। किसी ने सुना है? बिल्कुल। ये पोलन कई बार पेशेंट लोग के लिए, कुछ लोगों के लिए बहुत खराब होता है, इससे एलर्जी हो जाती है, और इतनी मान लो कोई पोलन डोमिनेटेड एरिया, इतनी ज्यादा एलर्जी कि उसको क्रोनिक सांस लेने में दिक्कत, अस्थमा, एज्मा और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी हो सकती है। अब क्या इसका डिसएडवांटेज है? वही फॉर एग्जाम्पल पार्थिनियम या कैरेट ग्रास ले लो,
ये इंडिया में एज अ इम्पोर्ट, जब वीट इम्पोर्ट हो रहा था तो एज अ कॉन्टामिनेंट आ गया, और यही पोलन एलर्जी, मतलब दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में वीट इम्पोर्ट हुआ जिसके अंदर क्या था, जिस जो अपने साथ क्या लेकर के आया, एक बहुत खराब पोलन, दैट इज पार्थेनियम या कैटरपिलर्स। लेकिन इसका कुछ यूज भी है, इसको फूड सप्लीमेंट के तौर पे भी, मतलब टैबलेट और सिरप्स के फॉर्म में भी एथलीट्स लोग, हॉर्स रेस हॉर्सेस लोग को दिया जाता है स्टैमिना या परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। ये दिख रहा है, पोलन का प्रोडक्ट्स देते हैं, बी पोलन। ठीक है। अब क्या पोलन ग्रेन जो कभी भी रिलीज होगा और कितने दिन तक भी जिंदा रहेगा और जाकर के फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज कर देगा? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो क्या कितने दिन में ये वाइबिलिटी लूज करता है? तो जैसे राइस और व्हीट में तो जो पोलन बनता है 30 मिनट के अंदर फर्टिलाइज करना है, 30 मिनट के अंदर फीमेल गैमेट के पास पहुंचाना है। लेकिन रोज ले लो, लेग्यूमिनेसी फैमिली ले लो, सोलेनेसी याद है, पोटैटो वाली फैमिली, वो कब तक, मंथ्स तक उसके पोलन सरवाइव कर सकते हैं। और कई बार तो जब हम लोगों को बड़े बड़े क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं, हम लोग बहुत सारे टन्स में जब हम लोगों को क्रॉप्स बनाने होते हैं, तो उस टाइम हम लोग इस पोलन को स्टोर भी कर सकते हैं। कहाँ पे स्टोर करना है? लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करना है एट टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेल्सियस। तो ये सालों साल तक स्टोर हो सकता है एज पोलन। जैसे स्पर्म का भी बैंक होता है, अगर किसी ने वीकी डोनर मूवी देखी होगी, तो मेल गैमेट को भी अपन स्टोर करके रखते हैं ना, एक स्पर्म बैंक में। वैसे ही पोलन ग्रेन्स को एक पोलन बैंक में हम लोग स्टोर करके रख रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो यहाँ पे आता है पिस्टल, मतलब हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? एंड्रोजियम गाइनोजियम के बारे में पढ़ने वाले। कार्पल, पिस्टल का दूसरा नाम और कुछ नहीं, क्या था? कार्पल। अब सेम ये कार्पल क्या डायरेक्ट ही मेल फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगी? नहीं, ये कार्पल पहले मेगास्पोरेंजियम में कन्वर्ट होगी, और यही मेगास्पोरेंजियम क्या है? ओव्यूल है। हमने क्या पढ़ा था? नीचे जो इनलार्ज बेसल पार्ट था वो ओवरी था, जिसमें ओव्यूल अटैच हो रहा था प्लेसेंटा से। तो ये ओव्यूल क्या है? मेगास्पोरेंजियम। बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। व्हाट इज द रेफरेंस ऑफ ओव्यूल? ओव्यूल किससे रेफर होता है? ये बार बार तुमसे पूछा जाए। और इसके अंदर फिर फीमेल गैमेटोफाइट जिसका नाम क्या है? एम्ब्रायो सैक। तो हम लोगों ने कार्पल, मोनोकार्पलरी, सिनकार्पस, एपोकार्पस, मल्टी कार्पलरी सब पढ़ लिया। अभी एक बार रिवाइज भी कर लिया। अब हमें तो तुम डायरेक्ट बताओ मेगास्पोरेंजियम के बारे में। मेगास्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल प्लेसेंटा से आता है, और इसी मेगास्पोरेंजिया को ओव्यूल्स बोलते हैं। ठीक है। तो ओव्यूल कैसा है? एक है। क्या सिर्फ एक हो सकता है? नहीं, ओव्यूल बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो वीट में, मैंगो में एक है, पपाया, वाटरमेलन में बहुत सारे ओव्यूल्स हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्मॉल स्ट्रक्चर जो कि प्लेसेंटा से जाकर के अटैच हो रही है बाय मीन्स ऑफ स्टॉक। यहाँ पे एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिससे ये प्लेसेंटा से अटैच होगी, इसको हम लोग फ्यूनिकल बोल रहे हैं। और बॉडी जो ओव्यूल का, ये फ्यूनिकल से फ्यूज कहाँ पे कर रहा है? हाइलम में कर। तो हाइलम किसके किसके बीच की जंक्शन हो गई? ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच की हो गई। अब इसके पास एक से दो प्रोटेक्टिव इन्वेलप भी है जिसको हम लोग आउटर इंटेग्यूमेंट बोलते हैं और इनर इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। ये बच्चों एक मेगास्पोरेंजियम का डायग्राम है, ये याद रखना, ये एम्ब्रायो सैक का नहीं है। एक ओव्यूल ऐसा दिखता है जिसमें ओव्यूल जब प्लेसेंटा से अटैच होता है बाय फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल अटैच हो रहा है ओवरी से एट द जंक्शन कॉल्ड एज द हाइलम। और इसके बाहर दो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स भी हमें नजर आ गए। ठीक है। और ये जो इंटेग्यूमेंट है वो इनसर्कल कर रहा है न्यूसेलस को। न्यूसेलस क्या है? एक ऐसी मास ऑफ सेल जिसके पास बहुत सारा खाना तो है ही, साथ ही साथ इसी के अंदर चुपके से बैठा है एम्ब्रियो सैक। जैसे इसमें पोलन सैक के अंदर था ना पोलन ग्रेन्स, और पोलन सैक किससे बन रहा था? माइक्रोस्पोरेंजिया से। वैसे ही यहाँ पर भी इसमें छोटा सा बैठा है एम्ब्रायो सैक। अब अपोजिट, अब यहाँ पे क्या है? इंटेग्यूमेंट इंसर्कल किया इस न्यूसेलस को, लेकिन एक जगह एक खाली ओपनिंग छोड़ दी जिसको हम लोगों ने नाम दिया माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल के अपोजिट वाले पोल को हमने क्या नाम दिया? अपोजिट वाले पोल को हमने कैलेजल पोल नाम दिया। क्लियर?
तो एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि ये मेगास्पोरेंजिया से कैसे मेगास्पोर्स बने और उस मेगास्पोर से कैसे फीमेल गैमेटोफाइट बना। अभी तक हमने ओव्यूल की स्ट्रक्चर पढ़ी, ठीक है। अब क्या होगा, मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। देखो अब ये मेगास्पोर मदर सेल्स कहाँ है, ये जो ओव्यूल है ना, उसमें सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन माइक्रोपाइल ऑफ न्यूसिलस। न्यूसिलस के माइक्रोपाइलर एंड पे एक ही मेगास्पोर मदर सेल्स होती है, जहां पे यहाँ पे तो हर सेल जो था एक पोटेंशियल पोलन मदर सेल था, लेकिन यहाँ पे एक ही मदर है, एक ही माँ, फीमेल के पास एक ही माँ है। वो मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगी, वो लार्ज होगी, उसके पास डेंस साइटोप्लाज्म और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, और वो मियोटिक डिवीजन शो करके 4 मेगास्पोर्स बनाएगी। अब तुम यहाँ पे देखो कि ये जो न्यूसिलस है, उसके पास एक ही मेगास्पोर मदर सेल्स है, और यही मेगास्पोर मदर सेल्स जो है वो मेगास्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन कर रही है। अभी मेगास्पोर्स बना, लेकिन मेगास्पोर से हमें क्या बनाना है, एम्ब्रायो सैक। अब तुम यहाँ पे देख सकती हो 4 मेगास्पोर तो बन गए, यहाँ पे भी बहुत सारे थाउजेंड ऑफ पोलन ग्रेन्स बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे 4 जो मेगा स्पोर्स है बच्चों, उसमें एक ही मेगा स्पोर जो होगा फंक्शनल होगा, और वही से फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, और वही जा करके फिर फीमेल गैमेट बनाएगा और अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो तुम देखो यहाँ पे हुआ क्या, ये जो मेगास्पोर बन गया, उसके बाद इस मेगास्पोर्स में पहला जो डिवीजन होगा उससे 2 सेल स्ट्रक्चर बनेगी, फिर डिवीजन होगा तो 4 सेल स्ट्रक्चर, फिर 8 सेल स्ट्रक्चर। अब ये अभी तक इसके आसपास सेल वॉल आना स्टार्ट नहीं हुए। अब जब सेल वॉल इनके पास आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो 3 इधर अपने चले गए कैलिजल एंड पे, 3 अपना माइक्रोपाइलर एंड पे, और 2 सेंटर में, 3 3 6 2 8, कितने न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस अपना अरेंज हो गए अपने अपने, एक कैलिजल एंड पे, एक माइक्रोपाइलर एंड पे, एक सेंट्रल पार्ट। तो जब माइक्रोपाइलर एंड में अपने आप को उसने अटैच किया, तो 2 तो ऐसे ही सिंपल अटैच हो गए, और एक ने बना दिया एग सेल। माइक्रोपाइलर एंड पे ही तुम्हें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको फिलीफॉर्म अपैरेटस बोलते हैं, यहीं से पोलन ट्यूब अंदर घुसता है, और इसी एंड को सिनर्जीड बोलते हैं। अब सिंस ये माइक्रोपाइलर है, इसके अपोजिट में क्या होगा, ये पोडल एंड है, तो इसके अपोजिट में एंटी पोडल्स होंगे कैलोज़ल एंड का, और बीच में एक ही सेल है। तो सेल्स कितने हुए, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल, छह सेल एंड 7 सेल। न्यूक्लियस तो 8 है, लेकिन सेल्स कितने हैं, 7 सेल। सेल स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो इतना दूर तक तो रिवीजन बनता है। अब यहाँ पे एक और चीज रिवीजन करने से पहले, ये जो एक ही मेगास्पोर फंक्शनल था, और वो जो एम्ब्रायो सैक बनाया, एक ही स्पोर से बना, तो क्या ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है, बिल्कुल है। और रिमेनिंग 3 का क्या होगा, डीजेनरेट कर जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं। बहुत सिंपल था बच्चों, आराम से हम लोग रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोगों ने पिस्टल, नहीं तो कार्पल बुलाया, ठीक है। अब हमें पता है पिस्टल और कार्पल के पास क्या होता है, स्टाइल होती है, स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है, ये हमें पता है। अब हमें इस कार्पल से पहले जो है वो मेगास्पोरेंजियम बनाना है, मतलब पहले ओव्यूल बनाना है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो मेगास्पोरेंजिया या फिर जो ओव्यूल है बच्चों, उसका स्ट्रक्चर हम लोगों को याद है। ओव्यूल कैसा था, डायग्राम देख करके याद कराते हैं। ओव्यूल के पास एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर थी, जिसके थ्रू वो अटैच हो रहा था प्लेसेंटा से। हम लोग डायग्राम यहाँ पे बनाते जाते हैं। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, पहले तुम ये बना दो, इसके बाहर ऐसे करके एक स्ट्रक्चर, इनर इंटेगुमेंट एंड आउटर इंटेगुमेंट, ये वाला पार्ट जो होगा वो फ्री होगा, ऐसे करके बाहर निकल, इसको इरेज कर दे, ऐसे ही है ना, हाँ, एकदम चलते हैं, हाँ। कि अंदर क्या है, न्यूक्लियस, इसमें क्या भरा है, खाना भरा है, और इसी के अंदर क्या है, हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है। इसके बाहर जो लेयर थी न्यूक्लियस के बाहर, इंटेग्यूमेंट्स थे, इनर इंटेग्यूमेंट था एंड आउटर इंटेग्यूमेंट था, ठीक है। अब ये अटैच किससे है, ये अटैच है एक प्लेसेंटा से विद द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल, कहाँ पे, एक जंक्शन में जिसका नाम है हाइलम, ठीक है। अब एक जगह है जहां पे न्यूक्लियस इंटेग्यूमेंट से कवर्ड नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं
माइक्रोपाइल, और इसी के अपोजिट में क्या होता है, कैलिजल एंड। बस हम लोगों को इतना ही याद रखना है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब हमें क्या करना है, हमें मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स बनाने। तो हमें पता था कि इसमें तो बहुत सारे पोलन मदर सेल्स हैं, लेकिन इसके पास एक ही मेगास्पोर मदर सेल्स है, उसमें भी जो न्यूक्लियस के माइक्रोपाइलर एंड के टूवर्ड्स है वो सिंगल मेगास्पोर मदर सेल्स है। वही क्या करेगा, मेयोटिक डिवीजन करके चार मेगास्पोर्स बना लिया। लेकिन ये चार में काम सिर्फ एक कर रहा है, रिमेनिंग तीन क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट। ठीक है, तो एक ही कैसे एम्ब्रायो सैक बना रहा है, देखो एक का पहले माइटोटिक डिवीजन होगा, वो 2 सेल में कन्वर्ट होगा, फिर वो 4 सेल में कन्वर्ट होगा, और फिर वो 8 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक मियोसिस फॉलोड बाय 3 माइटोसिस, और अल्टीमेटली फिर वो उसके आसपास तुम्हारे सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे कैलिजल एंड में ये 3 सेल इसने बना लिया विथ 3 न्यूक्लियस, और फिर माइक्रोपाइलर एंड पे भी 3 सेल है, जिसमें दो तो सिनर्जीज और एक एग सेल, और बीच में सिर्फ एक सेल रह गया जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस है, सेंट्रल सेल सॉरी। तो 3 6 to 8 न्यूक्लियस, लेकिन सेल्स कितने हैं, 7 सेल स्ट्रक्चर है। और सिंस एक ही स्पोर से तुम्हारा एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलेंगे। अब क्या मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलेंगे कैसे, इनको मिलाएंगे कैसे, अपने आप मिल जाएंगे, नहीं। हमारे अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, और इनके अंदर क्या होता है, पोलिनेशन, जिसमें ये जो पोलन ग्रेन्स मेल गैमेट फीमेल के पास आएंगे। ये याद रखना, पॉलिनेशन हो, मेल्स में फर्टिलाइजेशन हो, हमेशा मेल गैमेट ही फीमेल के पास आता है, नेवर द फीमेल गैमेट गोज टू अ मदर। कैसे, 3 टाइप से पॉलिनेशन हो सकता है। एक ऐसा हो सकता है कि मान लो एक ही प्लांट पर एक ही फ्लावर है, उसी के एंथर और स्टिग्मा जो है वो आपस में पॉलिनेट कर ले। लेकिन क्या ये पॉसिबल है, ये तो रेयर है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, जैसे वाइला ले लो, ऑक्सैलिस ले लो, कॉमलिना ले लो, उसमें 2 टाइप के फ्लावर्स होते हैं, जैसे चैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। चैस्मोगैमस वो फ्लावर होते हैं बच्चों, जिसमें फ्लावर्स आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीसीज विद एक्सपोज्ड एंथर। इसका फ्लावर और इसका फ्लावर एक जैसे होते हैं, और ये दोनों पॉलिनेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, चैस्मोगैमस। और एक ऐसा हो सकता है क्लिस्टोगैमस, जिसमें फ्लावर फूले ही ना, ठीक है। तो इसमें एंथर्स और स्टिग्मा क्या होंगे, एक दूसरे के पास पास होंगे। ये तो हम लोगों को ऑटोगेमी में समझ आ गया कि ऑटोगेमी में एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के पास पास है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बिल्कुल नहीं। एक कंडीशन है जिसको हम लोग बोले गिटोनोगेमी, जिसमें क्या होगा, एक ही प्लांट है लेकिन 2 अलग अलग फ्लावर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शनली क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन, बट जेनेटिकली क्या है, ये ऑटोगेमी। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, जितने येलो मार्क्ड है बच्चों वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस चैप्टर से 4 से 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए। हम लोग यहाँ तक पढ़ने के बाद, पॉलिनेशन का बेसिक पढ़ने के बाद एनसीईआरटी रिवाइज करें। अब यहाँ पे क्या है, जीनोगेमी, जब एक प्लांट अलग, 2 प्लांट अलग, और इनमें ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन्स का। तो जेनेटिकली कैसे पोलन ग्रेन्स बनेंगे, जेनेटिकली डिफरेंट पोलन ग्रेन्स बनेंगे। तो यहाँ तक जल्दी से एनसीईआरटी रिवाइज कर ली। तो बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स से पहले तो कितने क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से टोटल 4 से 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं। हमने फ्लावर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, हम लोगों ने फ्लावर का इम्पोर्टेंस भी बता दिया। इसको यहाँ एनसीईआरटी से रीड करने की जरूरत नहीं है। तुम तो यहाँ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से हो, जिसमें हमें पता है फ्लावर में ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड्रोजियम और गाइनोजियम प्रेजेंट है। उसके अलावा वो कैलिक्स कोरोला मतलब सेपल्स और पेटल्स का बना है। अब हमें पता है जो स्टेमन है उसमें एक फिलामेंट है, उसके ऊपर एक एंथर है, एंथर जो है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, देखते जाओ। यहाँ पे देखो प्रॉक्सिमल एंड किससे अटैच्ड है, या तो पेटल से या तो थैलेमस से। अब ये बाइलोब स्ट्रक्चर है, हर लोब के पास 2 थीका है। लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन में ये कैसा नजर आ रहा है, ये टेट्रागोनल सेक्शन में नजर आ रहा है, जिसमें हर के पास अपना माइक्रोस्पेरेंजिया होगा। वही जाकर के पोलन सैक्स बनाएगा, वही पोलन सैक्स के अंदर पोलन ग्रेन्स बनेगा। पहले ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है बच्चों, उसके बारे में पढ़ो। ये माइक्रोस्पोरेंजिया के बाहर 4 लेयर, 4 लेयर कौन कौन सी याद है, एपिडर्मिस, इंडोथीशियम, मिडल लेयर, टैपेटम। बाहर वाली 3 लेयर क्या करेगी, प्रोटेक्शन देगी, और अंदर वाली लेयर क्या देगी, खाना देगी। अगेन इस पे क्वेश्चन है कि टैपेटम क्या करता है, तो खाना देता है।
इसके पास खाना जो देगा उसके पास साइटोप्लाज्म होगा, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होगा। लेकिन जब यंग होता है तो इसके अंदर एक टिश्यू सेल्स ऑफ टिश्यूज होती है जिसमें हर सेल अपना एक पोटेंशियल पोलन मदर सेल्स होता है जो कि फिर क्या करता है, मियोसिस शो करता है और माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करता है। हर पोलन मदर सेल माइक्रोस्पोर टेट्राड्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर टेट्राड बना उसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोल दिया। और यही माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है वो जब एंथर मैच्योर हो जाएगा, डिहाइड्रेट करेगा, तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो पहले सॉरी माइक्रोस्पोर टेट्राड जो एक दूसरे से जुड़े थे वो अलग अलग होकर के देखो पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। पोलन ग्रेन्स ही मेल गैमेटोफाइट है। अब कैसे हम लोगों को पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर भी पढ़ना है। तो पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में पहले इसका साइज हमें पता है 25 टू 50 माइक्रोमीटर्स। दो लेयर हमें पता है, एक एक्साइल की लेयर होती है बाहर लेयर जो कि मोस्ट रेजिस्टेंट होती है क्योंकि इसके पास पोरोपोलिनिन होता है। रेजिस्टेंट कैसे, ये हाई टेम्परेचर दे दो, एसिड्स दे दो, एल्कलीज दे दो, हर जगह ये सर्वाइव कर जाएगी। हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एल्कली सब जगह सर्वाइव कर जाएगी। कोई एंजाइम इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। लेकिन हम लोगों ने इसको एक ओपनिंग दी जिंदा रहने के लिए भैया, जर्म को, ताकि वो सांस वास ले सके। अब पोलन ग्रेन्स को इसी स्पोरोपोलिनिन की वजह से फॉसिल्स के फॉर्म में हम लोग उसको बचा करके रख सकते हैं। लेकिन इसका इनर वॉल जो इंटाइन है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन का बने। इसके पास दो टाइप की सेल्स है, वेजिटेटिव खाना देगी बड़ी बड़ी सेल, जेनरेटिव छोटी सेल जनरेट करेगी क्या, मेल गैमेट। 60% में तो यही वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल ही शेड हो जाएगा, लेकिन रिमेनिंग 40% में जनरेटिव सेल पहले ही दो मेल गैमेट बना लेगा और वो 3 सेल स्टेज में सेल करेगा। क्या पोलन ग्रेन्स जो है वो हमारे लिए यूजफुल है कि हमारे लिए हार्मफुल है? दोनों चीजें। ये हम लोगों को एलर्जी करवाता है, नाक में चला जाएगा, बहुत एलर्जी करेगा, स्मेल से एलर्जी होगी, ब्रोंकियल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब हो सकता है। नेम वन एग्जांपल ऑफ पोलन ग्रेन। तो जब वीट इंपोर्ट हो रहा था तो उसके साथ साथ पार्थिनियम और कैरेट ग्रास का पोलन आ गया और उसने हमारे नाक में दम मचा दी, मतलब हमें एलर्जी दे दिया। क्या ये सिर्फ खराब है? नहीं, जब हम लोग इसको टैबलेट्स के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, एज फूड सप्लीमेंट्स भी यूज कर रहे हैं, हम लोग नहीं, एथलीट्स लोग और रेस हॉर्सेस लोग अपनी स्टैमिना, अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। क्या पोलन ग्रेन को जब भी रिलीज करो वो जाके फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करके पॉलिनेशन कर देगा, फर्टिलाइजेशन कर देगा? नहीं। एक टाइम पीरियड होता है, जैसे वीट 30 मिनट्स तक, राइस और वीट। लेकिन वही रोज, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी फैमिली मंथ तक रख सकते हैं। लेकिन क्या इसको सालों साल तक रख सकते हैं? बिल्कुल। जब इसको लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करेंगे एट अ टेम्परेचर ऑफ -190 डिग्री सेल्सियस, तो इसका पोलन बैंक में इसको बहुत सालों साल तक स्टोर कर सकते हैं। और ये जनरली हम लोग क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, जब बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं ना क्रॉप ब्रीडिंग के, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग को पोटेंशियल पोलन मिले और हम लोग फर्टिलाइजेशन करवा पाए। ये तो हुई बच्चों मेल गैमेट्स की बात। अब यहाँ पे हम लोगों का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज फीमेल गैमेट। कैसे बनेगा? सबसे पहले फीमेल स्ट्रक्चर रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बात करूं तो पिस्टिल है। पिस्टिल के अंदर मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम जिसको ओव्यूल बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है। किसको ओव्यूल बोलते हैं, किसको जाइगोट बोलते हैं, एम्ब्रायो सैक क्या होता है, एम्ब्रायो क्या होता है, ये सारा एक एक बेसिक डिटेल जो है बच्चों वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो ये जो गाइनोशियम है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। हमें पता है कि हम लोग इसको कार्पल भी बोलते हैं, हमें पता है कि हम लोग इसको पिस्टिल भी बोलते हैं। एक पिस्टिल भी हो सकता है, बहुत सारे पिस्टिल भी हो सकते हैं, पिस्टिल फ्यूज्ड भी हो सकता है, पिस्टिल फ्री भी हो सकता है। 3 स्ट्रक्चर्स का बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा रिसीव करेगा किसको? लैंडिंग प्लेटफॉर्म पोलन ग्रेन्स को। फिर ये जो स्लेंडर पार्ट है, इलॉन्गेटेड ट्यूब है, उसका हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्टिग्मा। और अल्टीमेटली जो इनलार्ज्ड बेसल पार्ट है, ओवरी। ओवरी में ही ओव्यूल किससे अटैच्ड होगा? प्लेसेंटा से। अब कोई मेरे को बताओ व्यूल मेगास्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर के बारे में। ये सब इतना दूर तक तो मुझे पहले से पता था। तो दिस इज नथिंग बट एन ओव्यूल और अ मेगास्पोरेंजियम। ये जो डायग्राम है इसी के थ्रू याद करो। सबसे पहले हाइलम बता रहा है। हाइलम क्या है? एक जंक्शन जहां पे ये फ्यूनिकल से अटैच्ड है। ओव्यूल जो है फ्यूनिकल के थ्रू, ओव्यूल फ्यूनिकल के थ्रू किससे अटैच्ड है? एट टू प्लेसेंटा। किस जंक्शन पे? तो हाइलम जंक्शन पे। अंदर एक सेल है जिसके अंदर खाना भी है, जिसके अंदर एम्ब्रायो सैक भी है, जिसके बाहर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट और आउटर इंटेग्यूमेंट की कवरिंग है, लेकिन एक ऐसा एंड है जहां पे ये कवरिंग एब्सेंट है। इसको हम लोग बोल रहे हैं माइक्रोपाइलर एंड, और उसके जस्ट अपोजिट वाले को हम लोग क्या बोल रहे हैं? सी एम। सेम चीज यहाँ पे लिखा है कि स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टॉक कॉइल
फ्यूनिकल। और जब ओव्यूल फ्यूज करता है फ्यूनिकल के साथ कहाँ पे, हाइलम पे। और इसके अंदर जो न्यूसेलस है वो सराउंडेड है इंटेग्यूमेंट से, लेकिन एक एरिया है जहाँ पे वो सराउंडेड नहीं है, जिसको हम लोग माइक्रोपाइल बोल रहे हैं। और अपोजिट टू माइक्रोपाइलर एंड क्या है, कैनेजल एंड। और इसी न्यूसेलस के अंदर बहुत सारा खाना और फीमेल गैमेटोफाइट है। अब ये फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बना, ये मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन, मेगास्पोर कैसे हुआ। तो सबसे पहले ये याद रखना है कि यहाँ पे एक ही मेगास्पोर मदर सेल्स होगी, ठीक है, और वही मेगास्पोर मदर सेल्स का मियोसिस होगा, और वो मियोसिस करके मेगास्पोर्स बनाएगी, और यही मेगास्पोर्स पे फीमेल गेमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रायोसाइट बनाएगी। ये जो मेगास्पोर मदर सेल जिसका मियोटिक डिवीजन हो रहा है, ये देखो तुम यहीं पे देखो, न्यूक्लियस के माइक्रोपाइलर एंड वाली जो सेल है बस वही मेगास्पोर मदर सेल्स में कन्वर्ट हो रही है, और यही मेगास्पोर्स का फिर फर्दर मियोटिक डिवीजन होगा, और वो 4 मेगास्पोर्स बनाएंगे। लेकिन 4 में अगेन एक को ही काम करना है, मदर को पता है कि वो सिंगल ही काफी है, तो वो एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बनाएगी जो कि फिर एम्ब्रियो सैक बनाएगा। कैसे, देखो, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ, सेकेंड हुआ, थर्ड हुआ, एंड फाइनली जाकर के उसने क्या बनाया, एम्ब्रायो सैक बनाया। तो जब ये 8 न्यूक्लियस बना लिया, ये आठों न्यूक्लियस ने अपने आप को जगह दे दी। तो एक न्यूक्लियस में जिसमें 3 चला गया, कैलोसल एंड पे 3 चला गया, माइक्रोपाइलर एंड पे 2 चले गए सेंट्रल पार्ट में। लेकिन ये जो है ये 3 अलग सेल है, ये 3 अलग सेल है। ये एंटीपोडल्स है, ये सिनर्जीड और एग सेल है, और ये सेंट्रल सेल सेंट्रल वाले जिसमें 2 न्यूक्लियस है वो रह गया बस एक सेल। तो ये एक न्यूक्लियस और 7 सेल कंडीशन है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि एक ही स्पोर मेगास्पोर से डेवलपमेंट हो रहा है, तो एक ही मेगा, बाकी सारे डीजेनरेट हो जा रहे हैं। तो ये जो मेगास्पोर, एक ही मेगास्पोर से डेवलपमेंट हो रहा है, इसको हम लोग मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। अब जब मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हो गया तो एम्ब्रियो, अगेन ये तो मैंने पूरा बता दिया कि ये जो मेगास्पोर्स है माइटोटिक डिवीजन होगा, पहले 2 न्यूक्लियस, फिर 4 न्यूक्लियस, फिर 8 न्यूक्लियस स्टेज आएंगी, और 8 न्यूक्लियस स्टेज आने के बाद इनके अराउंड सेल वॉल्स आएंगे, और सेल वॉल जब आएंगे तो तीन 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 करके ये अरेंज होंगे, जिसमें एक एंड जो है जो माइक्रोपाइल के साइड है वो एग एपरेटस कहला रहा है, क्योंकि उसके पास 2 सिनर्जीड है, एक एक्सेल है, और उसी में तुमको ऐसे थिकनिंग नीचे फिलीफॉर्म अपैरेटस की दिखी, और अपोजिट एंड पे क्या है तुम्हारा एंटीपोडल से कैलिजल एंड पे, और बीच में सेंट्रल सेल है जिसमें 2 न्यूक्लियस है, तो टोटल 8 न्यूक्लियट और 7 सेल कंडीशन हो गई। अब यहीं पे क्वेश्चन आते हैं, क्या मेल और फीमेल गैमेट जो है वो एक दूसरे के पास अपने आप चले जाते हैं? नहीं, हमें पता है मेल फीमेल के पास आएगा। कैसे आएगा? पॉलिनेशन के थ्रू आएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक ही प्लांट हो, एक ही फ्लावर हो, इसी का एंथर हो, इसी का स्टिग्मा हो, और ये ऑटोगैमी शो कर सके। लेकिन ऑटोगैमी क्या है, बहुत रेयर है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जब ऑटोगैमी से काम नहीं बनेगा तो फिर हम लोग गिटोनोगैमी भी कर सकते हैं। गिटोनोगैमी में क्या होता है बच्चों, एक ही प्लांट है लेकिन 2 अलग-अलग फ्लावर है। तो फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ेगा, लेकिन जेनेटिकली क्या है, एक ही प्लांट है इसका। अब ये भी काम नहीं बना तो ज़ीनोगैमी, जिसमें 2 अलग-अलग प्लांट आपस में पॉलिनेट करेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन को पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत होती है, और जेनेटिकली ये ऑटोगैमी है क्योंकि पॉलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिनेटर्स की जरूरत पड़े। क्लियर? अब हमें ये बताना है कि आखिर ये पॉलिनेशन करवा कौन रहा है, ये पॉलिनेटर्स है कौन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताओ तो। पॉलन ग्रेन को कौन ले, एक प्लांट से दूसरे प्लांट या एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में कौन लेकर के जा सकता है? हवा, बिल्कुल। पानी, बिल्कुल। एनिमल्स, बिल्कुल। एनिमल्स ऐसे ऐसे प्लांट में अपने आप को रगड़ते हैं, तो उसके बॉडी पे क्या आ जाता है, एंथर आ जाता है, और वही एंथर क्या होता है, अल्टीमेटली ट्रांसफर हो जाता है। तो अब हवा और पानी वाले फ्लावर को तो कलरफुल होने की जरूरत नहीं है, उनको कोई रिवॉर्ड देने की जरूरत नहीं है। हवा पानी को रिवॉर्ड करके क्या दोगे, हवा और पानी मिल रहा है, यही हमारा रिवॉर्ड है। अब इसमें हवा और वैसे तो ओवरऑल देखा जाए तो ए बायोटिक उतना कॉमन नहीं है, बायोटिक ही कॉमन है, लेकिन ए बायोटिक में भी पूछा जाए तो हवा वाला ज्यादा कॉमन है, पानी वाला नहीं है। पानी वाला धोखेबाज है। जो फ्लावर, जो प्लांट पानी में रहता है वो भी कई बार पानी से पॉलिनेट नहीं करता, वो खुद हवा या फिर इंसेक्ट से सबको यूज करता है। अब जो हवा में है उसमें जो पोलन ग्रेन्स है बच्चों, उसको तो लाइट होने की जरूरत है, हल्की हल्की हवा के साथ उसको छूना है ना, और नॉन स्टिकी होगा, वो चिपकेगा नहीं, और इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। वेल एक्सपोज स्टेमन्स होंगे, और इसकी फेदरी स्टिग्मा होगी, ये ट्रैप करेगा एयर बॉर्न पोलन ग्रेन्स को, सही बात है।
इसके पास सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर्स, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंगल, एक बार पीवाईक्यू आया तो ये याद रखो कि इन फ्लावर के पास सिंगल ओव्यूल्स होंगे हर ओवरी में। एग्जाम्पल इसका कॉर्न कॉब के जो टैसल्स होते हैं, देखो बच्चों ये कॉर्न कॉब के टैसल्स, या तो फिर कोकोनट और ग्रासेस। पानी वाले को कैसे होने की जरूरत है, एकदम हल्का, सॉरी हवा वाले को, और नॉन स्टिकी, इजिली बस ये इधर से उधर झूम के चलेगा। और एक होता है वाटर पॉलिनेशन जो कि बहुत रेयर, अगेन मोस्टली मोनोकॉट्स में ही होता है। हमें पता है वैलिसनेरिया फ्रेश वाटर में, हमें पता है जॉस्टर मराइन सी ग्रास है, लेकिन सब वाटर पॉलिनेट नहीं हो रहे हैं। इसमें जैसे वाटर हायासिंथ, वैलिसनेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा, ये तीनों होंगे। लेकिन अगर तुम वाटर हायासिंथ और वाटर लिली को देखो तो इनके फ्लावर्स क्या होते हैं, पानी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ऐसे करके, और उसको फिर इंसेक्ट और विंड पॉलिनेट करते हैं। और जो वैलिसनेरिया है बच्चों, उसमें फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक। फीमेल फ्लावर सरफेस पे आ गई, और मेल फ्लावर कहाँ होगा, रिलीज होगा यहीं पे, कैरिड बाय द पैसिवली करंट, फिर सरफेस ऑफ वाटर में आकर के। और ये जो सी ग्रासेस है बच्चों, उसमें जो फीमेल फ्लावर्स है वो सबमर्ज्ड है वाटर में, एंड पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर, दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर। तो वाटर हायासिंथ और वाटर लिली वाटर प्लांट होने के बाद भी वाटर पॉलिनेशन शो नहीं कर रहे, लेकिन वैलिसनेरिया सरफेस ऑफ वाटर पे कर रहा है, सी ग्रासेस तो अंदर जाकर के भी कर रहा है। और पोलन ग्रेन्स को गीला होने से कौन बचाएगा, पानी के अंदर, उसके बाहर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एनिमल्स एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट। अब बच्चों एनिमल्स को जब तुम एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट यूज करोगे, क्या क्या किस किस चीज को यूज कर सकते हो, हनी बी डोमिनेंट, सबसे डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट, ऐसे भी एनिमल्स वाला सबसे कॉमन, उसमें भी सबसे डोमिनेंट बीज, बटरफ्लाई, फ्लाई, बीटल्स, वास्प, एंड्स, मॉथ्स, बर्ड्स, किसी को भी यूज कर सकते हैं। कई बार तो बड़े बड़े प्राइमेट्स लाइक लेमूर्स को भी, आर्बोरियल रोडेंट्स को, रेप्टाइल्स को, इनको यूज करते हैं। लेकिन अगेन जो इंसेक्ट और एनिमल पॉलिनेटेड होता है, दे रिक्वायर लार्ज कलरफुल फ्रेग्नेंट नेक्टर होना चाहिए, ताकि वो मेल्स को, एनिमल्स को अट्रैक्ट कर सके। फ्लाइज और बीटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, फाउंड ऑर्डर ऑर्डर क्रिएट करते हैं एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इनको जो नेक्टर मिल रहा है, जो पोलन ग्रेन मिल रहा है, यही इनका रिवॉर्ड है। क्या रिवॉर्ड सिर्फ नेक्टर और पोलन ग्रेन के फॉर्म में नहीं, रिवॉर्ड एक जैसे एमोर्फोफेलस है, टॉलेस्ट फ्लावर है, उसका जो फ्लोरल रिवॉर्ड है वो सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है ये इंसेक्ट्स को, ताकि वो अंडा दे सके। तो ये इसका रिवॉर्ड हो गया कि प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स। और एक यक्कन ओवरी ऑफ यक्का प्लांट, जिसमें फिर लार्वा कम्स आउट ऑफ एग एज सीड्स स्टार्ट डेवलपिंग। तो यक्का और मॉथ के बीच में क्या है, उसने सेफ प्लेस भी प्रोवाइड किया एग देने का, वहीं पे लार्वा का भी फॉर्मेशन हुआ, और फ्लावर क्या हो गया, पॉलिनेट हो गया मॉथ से। तो मॉथ का भी मजा, और यक्का यक्का तो अपना पॉलिनेट हो गया, और मॉथ को जगह मिल गई अंडा दे करके अपना बच्चा प्रोड्यूस करने की। तो ये वाला भी रिलेशन है, नेक्टर पोलिन ग्रेन्स प्रोवाइड करने का भी रिलेशन है। अगेन ये याद रखना, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स को एंटोमोफिली बोलते हैं, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट इसको याद रखना है। अब कुछ लोग चोर होते हैं, कुछ लोग कंज्यूम करते हैं पोलन को और नेक्टर को, और पॉलिनेशन नहीं करते, कुछ खुद खुद उसको खा जाते हैं।